एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी, जहां हम साइंस और एजुकेशंस को बनाते हैं काफ़ी ईजियर और अंडरस्टैंडिंग। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक लिटरेसी, साइंटिफिक एटीट्यूड, जहां हम देखेंगे उसके गोल, एम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइंटिफिक लिटरेसी होता क्या? अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन डेली लाइफ एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम साइंटिफिक लिटरेसी की सबसे पहले बात करते हैं तो आप सोचिए, कभी आप ये बात सोचते हैं कि एक आदमी जो होता है, नॉर्मल पर्सन, वो साइंस को कैसे समझता है और उसके लिए साइंस समझना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? साइंटिफिक लिटरेसी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक का थ्योरी याद कर लेना या थ्योरी के बारे में समझ लेने से नहीं होता। इसका मतलब है कि साइंस को समझना, उससे क्वेश्चन पूछना और उससे अपनी डेली लाइफ के बारे में जानकारी लेना, अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करना, अप्लाई करना। अगर हम इसका एग्जाम्पल देके बोले आपको और समझाने की कोशिश करें तो हम अपने आम जिंदगी में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अ हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, बॉडी वॉश, या फिर बहुत तरह का ऐसा एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, मेडिसिन सब में। अगर किसी प्रोडक्ट पे लिखा हो कि ये केमिकल फ्री है, तो क्या हम उसका मतलब साइंटिफिकली समझ पाते हैं कि कैसे वो क्या होता है? एक साइंटिफिकली लिटरेट पर्सन जो होता है वो उसके बारे में हर चीज़ केमिकल से ही होता है, बनता है, सब चीज़ को सर्च करता है। तो वो केमिकल फ्री का क्या मतलब है उसके लिए, वो उसको कैसे हम समझाएंगे, कैसे बताएंगे? देखो, अनपढ़ गँवार लोग जब होते हैं तो वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन तो लेते ही हैं ना, क्योंकि उनको एग्जैक्टली वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता, वो साइंटिफिकली ऐड ऑन नहीं हुए रहते। इस वजह से वो चाहते हैं कि हम इसके बारे में कैसे नॉलेज ले और जाने। पर अगर कोई साइंटिफिकली या साइंस से जुड़ा हुआ इंसान है तो वो हर वर्ड को, हर चीज़ को एज ए डिटेल वे में पढ़ता है। हम कितनी बार कई दवाइयों के नाम जो दिए हुए होते हैं केमिकल से रिलेटेड, चाहे कुछ भी, या फिर हम कभी डेली यूज़ में बहुत सारा ग्रॉसरी यूज़ करते हैं, बहुत सारा पैकेट्स फूड्स यूज़ करते हैं, तो कभी कभी हम उसके बारे में भी नोटिस करते हैं ना। तो ये सब कहाँ से आता है? साइंटिफिक लिटरेसी होने की वजह से ही आता है। साइंटिफिक लिटरेचर का अगर डेफिनेशन देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंटिफिक लिटरेसी इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग साइंस कंटेंट, नेचर ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक प्रोसेसेस। जैसा कि मैंने बताया कि साइंटिफिक लिटरेसी कैसे लोग समझ सकते हैं, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी का एग्जाम्पल और उदाहरण लेकर के ही हम इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, कैसे है। अपने डेली लाइफ कंटेंट, डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी उसका कंटेंट है उसके बारे में यूज़ करके, उसके नेचर को समझ करके, इस सब तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? इन्फॉर्म चॉइसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। अगर साइंटिफिक लिटरेसी हम देखें तो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं, इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। फेक न्यूज़ और मिथ्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते कि भाई सच कौन सा है, झूठ कौन सा है। क्योंकि देखो, अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं होता है तो वो कुछ भी बोल दिया, निकल लिया। तो कई बार कुछ गांव के लोग होते हैं, चाहे जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनके पास साइंस का उतना नॉलेज नहीं होता, वो हर मिथ को भी सच मान लेते हैं। पर एज ए साइंस लिटरेसी के रूप में अगर मेरे पास उतना है क्षमता समझने का, जानने का, तो हम सही न्यूज़, गलत न्यूज़ के बारे में भी ईजिली समझ सकते हैं, झूठ क्या है क्या नहीं है। सोसाइटी के को एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल रूप से भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एज ए बेस्ट सिटीज़न बन पाते हैं। अगर हम अपने स्टूडेंट्स में यही एबिलिटी को डेवलप कर पाएँ तो समझो हम एक बड़ा काम कर दिए। क्योंकि बच्चा का प्राइमरी सोर्स तो उसका टीचर होता है साइंस को समझाने करने के लिए। पहले तो साइंस सबसे पहले बच्चा अपने टीचर्स के थ्रू ही सीखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया ना कि साइंटिफिक लिटरेसी, जैसे बच्चे को प्राइमरी में हम सबसे पहले लेटर्स लिखना सिखाते हैं, उसी तरह साइंस में इंटरप्ट करने के वक्त ही उनके अंदर साइंटिफिक लिटरेसी को बिल्डअप करना एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में देखते हैं। ऐसे तो 3 मेजर कंपोनेंट्स है, उसके बारे में देखिए। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड थ्योरीज, अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम सबसे पहले मेजर पार्ट्स के बारे में बोलते हैं तो सबसे पहला मेजर पार्ट्स है साइंटिफिक कंटेंट का नॉलेज। जैसे फिजिकल साइंस के बेसिस का कॉन्सेप्ट जो होता है उसके बारे में समझना।
अगर अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक मेथड्स की बात करें तो साइंटिफिक प्रोसेस को समझते हैं, कैसे कोई एक्सपेरिमेंट होता है, क्या मेथड होता है, इन सब के बारे में। देन क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो हर बात ब्लाइंडली मतलब मानने के लिए होती है। क्रिटिकल थिंकिंग आपका अपना ब्रेन यूज़ होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है एनालाइज करता है, इस वजह से। नाउ मीनिंग ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि आप बात करते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड की। ये एक माइंडसेट होता है जो एक तरह का सोचने का तरीका को दिखाता है। थिंकिंग बेस्ड ऑन लॉजिक, एविडेंस एंड ओपन माइंडेडनेस इंक्लूड्स क्यूरियोसिटी, ऑनेस्टी एंड स्केप्टिसिज्म। देखो, जहाँ हम क्यूरियोसिटी से सवाल पूछते हैं वहीं एविडेंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि देखो जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, उस चीज़ को जानने के बारे में सोचेंगे, और जब वो होगा तो हमारे अंदर विचार खुलेंगे, हमारी जो सोच थे, फैक्ट्स तो वो थोड़े से चेंज होंगे साइंटिफिक चीज़ों को ऐड ऑन करने के बाद, और हर चीज़ को हम अपने एक लॉजिकल वे से देखने लग जाते, इसलिए ये साइंटिफिक एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्वालिटीज़ ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में देखते हैं। क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस, ऑब्जेक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, सस्पेंडेड जजमेंट। एक सोसाइटी, एक साइंटिफिक थिंकर जो होता है किसी सोसाइटी के अंदर, वो उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती है। क्यूरियसिटी, हर चीज़ के पीछे का क्या रीज़न है उसको जानने के लिए। ऑब्जेक्टिविटी जो होता है वो बिना मतलब बायस के फैक्ट्स को देखना, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं आता है उसके अंदर, और वो किसी भी तरह का बिना पक्षपात के किसी भी फैक्ट को देखता है। ओपन माइंडेडनेस जो होता है वो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कोई नए विचार है। ओपन माइंडेडनेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके खुले विचार को, विचारों के बारे में। और स्केप्टिज्म जो होता है वो बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं मानने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑनेस्टी, रिजल्ट्स गलत आता है तो भी सच को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सारा चीज़ जो है, ये जितना एटीट्यूड है, अगर स्टूडेंट्स में आ जाए तो वो सिर्फ अच्छे लर्नर ही नहीं बनते बल्कि एक अच्छे सिटीजन्स भी बन जाएंगे, क्योंकि ये सारा एक प्राइमरी फैक्टर भी है सोसाइटी के अंदर रहने के लिए। नाउ नीड फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, हमारा नीड क्या है साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना, उसके बारे में। reduces superstitions, encourage rational thinking and builds problems solving skills। तो फ्यूचर टीचर्स सुनो दो तीन चीज़ों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। किसी भी तरह का अगर आपके अंदर एटीट्यूड आया हुआ है और हम अपने स्टूडेंट्स को उसको बिल्डअप करेंगे, तो देखो ये सब बिल्डअप कैसे होगा, जब उसके अंदर क्यूरियसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपन माइंडेडनेस, स्केप्टिज्म, ऑनेस्टी, ये सब उसके अंदर आ जाएगा, तो वो स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी एक ये एटीट्यूड जो है वो आ जाएगा। और जब ऐसा एटीट्यूड उसके अंदर आ गया तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, उसके सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नाउ रोल ऑफ टीचर्स इन प्रमोटिंग साइंटिफिक लिटरेसी एंड एटीट्यूड। अब देखो टीचर्स के क्या रोल है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर टीचर्स, इसको ध्यान से सुनना कि साइंटिफिक लिटरेसी और एटीट्यूड डेवलप करने में आपकी कितनी जिम्मेदारी है और कैसे है, ठीक है। encouraging questioning, promoting hands-on experiments, connecting science to real life। देखो बच्चों को इनकरेज करो और उनसे सवाल पूछो। देखो हम प्राइमरी में थे और हम बहुत छोटे थे तो हमें सवाल पूछना एक डर पैदा करता था, पर हमारे कॉन्सेप्ट को वही जगाता था। नींद से जगाने का काम बच्चे को जो होता है वो उसके सवाल से ही करते हैं, जो हम बच्चे से उनके सवाल पूछने के लिए जाते हैं। तो इस वजह से बच्चे को काफ़ी इनकरेज करना चाहिए सवाल पूछने को लेके। दूसरा, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स कराने से बच्चे के अंदर काफ़ी क्यूरियसिटी डेवलप हो जाता है, और उनको डेली लाइफ एग्जाम्पल से साइंस को रिलेट कर देने से भी काफ़ी हमें मदद मिलती है उनके अंदर साइंटिफिक लिटरेसी और एटीट्यूड को डेवलप करने में। जब बच्चा खुद को ऑब्जर्व करेगा, एक्सप्लोर करेगा, तभी तो उसकी वो एक रियल लर्निंग होगी ना। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल टर्म, अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं एजुकेशनल टर्म, जहाँ पे हम बात करेंगे गोल्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव गाइडेंस सब के बारे में। ये दूसरा पार्ट है जहाँ हमें ये सब समझना है। एजुकेशन में 3 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला तो गोल, दूसरा एम और
ऑब्जेक्टिव गाइडेड। ये इनमें क्या फ़र्क होता है और ये कैसे रिलेटेड है उनके बारे में देखते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ गोल, गोल क्या होता है उसके बारे में, गोल का मतलब क्या है उसके बारे में समझते हैं। ब्रॉड पर्पस और फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि गोल का मतलब होता है एक ब्रॉड पर्पस या अल्टीमेट टारगेट। जैसे कि अगर साइंटिफिक लिटरेसी डेवलप करना है इन सभी स्टूडेंट्स में, तो ये एक लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन होता है, थोड़ा विजनरी टाइप का और थोड़ा सा वेग भी होता है, इस वजह से तो इसको हम एज अ गोल बोलेंगे। जैसे कि आपको एक बेस्ट टीचर के रूप में बनना है या आपको अपने लाइफ में बेस्टेस्ट टीचर का टैग चाहिए, तो ये एक गोल हो गया। नाउ व्हाट इज एन एम, अब एम क्या है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। एग्जाम्पल है क्रिएट इंटरेस्ट इन फिजिकल साइंस कॉन्सेप्ट। अगर अब हम बात करते हैं एम की एम क्या है, एम एक जनरल इंटेंशन होता है जो गोल को अचीव करने का डायरेक्शन है। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर स्टूडेंट्स में फिजिकल साइंस का इंटरेस्ट जगाना है तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है कि गोल से, बट उसको स्टिल एग्जैक्टली हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, डिस्टेंस कोई ज़्यादा मेजरेबल भी तो नहीं होता है, इस वजह से। नाउ व्हाट आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर शॉर्ट टर्म मेजरेबल टारगेट्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सबसे क्लियरली डिफाइंड होते हैं, ये शॉर्ट टर्म और मेजरेबल टारगेट्स भी होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेगा। इससे टीचर को एग्जैक्टली पता होगा कि वो क्लास में क्या अचीव करना चाहता है। तो हमने अगर गोल, एम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की तो ये आपस में एक तरह से इंटरलिंक्ड है, इन दोनों, ये दो सारे रिलेशंस। जैसे कि देखो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन गोल, एम एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। गोल मतलब बिग पिक्चर, एम मतलब डायरेक्शन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब मेजरेबल स्टेप्स। ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे हुए, इनको एज ए पिरामिड सोचो। ऊपर में गोल है कि ब्रॉड और लॉन्ग टर्म का, कि क्या करना है कैसे करना है उसके बारे में। बीच में आता है एम, जहाँ हम ये सारा डायरेक्शन मैपिंग करते हैं कि कब कब करेंगे, कितना बजे करेंगे, कैसे करेंगे। और नीचे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जहाँ स्मॉल स्टेप्स को हम रीच आउट करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने डेली लाइफ में टारगेट या हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, बेस्ट एग्जांपल, वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छा, इसको अच्छे से समझो। हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट किए तो हमारा एग्ज़ाम जो टारगेट करना है वो गोल के अंदर आएगा। और हमारा एम जो होता है, अब हम डेली लेक्चर करेंगे, डेली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब कुछ एक डायरेक्शन यानी कि ये एम के अंदर आएगा। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि हम डेली टू डेली हम डायरी मेंटेन करेंगे कि आज हमने कितना पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितने टॉपिक्स बाकी है, कितने हमने करेक्ट किए, कितने हमने रॉन्ग किए। ये आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, जहाँ हम अपने स्मॉल स्टेप्स को काउंट करते हैं जो हमें एम तक रीच करने में हेल्प करती है। अगर हम अपने ये स्मॉल स्टेप्स को रीच आउट कर लेते हैं तो हम एम्स के पास, अपने एम के ऊपर पास पहुंच जाएंगे। और जब हम अपने एम के पास पहुंच जाएंगे यानी हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, तो हम अपने गोल के पास ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। तो देखो, गोल सेट करो, उसके लिए एम डिफाइन करो और फिर क्लियर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाओ जिससे स्टूडेंट्स को मेजरेबल लर्निंग और आउटकम्स मिल सके। अब कंक्लूजन देते हैं इसके बारे में कि क्या है। आज हमने समझा है साइंटिफिक लिटरेसी और एटीट्यूड से स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कितना होता है उसके बारे में, और टीचिंग में गोल, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए ताकि लर्निंग काफ़ी इम्पैक्टफुल और अच्छी हो, उसके बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके सजेशन में और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी।